हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड को, जो हम ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स की सीरीज़ कर रहे हैं। ये उसका पार्ट सेकंड है। इससे पहली वीडियो में हमने जहां तक कंटेंट अपना कवर कर लिया था, उससे आगे का कंटेंट इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ईवीएस में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी से जो आपका कंटेंट का पोर्शन आता है, ये सीरीज़ उसी के लिए है। और ये सीरीज़ देखने के बाद आपको सभी क्वेश्चंस इसमें से मिल जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, सभी क्वेश्चन इसी में से आए हैं, क्योंकि जो आपका पेपर सेट होता है सीटेट का, उसमें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी से ही ईवीएस का कंटेंट इंक्लूड किया जाता है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। और ये पूरी सीरीज कंप्लीट होने के बाद हम कुछ जो ईवीएस की पेडागोजी है और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्लास थर्ड की एनसीईआरटी को कवर किया। अब हम क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर है चलो चले स्कूल। इस चैप्टर में बताया गया है कि अलग अलग जगह पर बच्चे अलग अलग माध्यम का यूज़ करके स्कूल जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं असम में कैसे बच्चे असम में स्कूल जाते हैं। असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो पानी भरने के कारण बच्चे एक हाथ में बांस को पकड़ते हैं और बांस और रस्सी से बने पुल को पार करके स्कूल जाते हैं। असम में ज़्यादा बारिश होने के कारण जब नीचे पानी भर जाता है, तो बच्चे रस्सी और बांस के बने पुल को पार करके स्कूल जाते हैं। अब लद्दाख में देखते हैं। लद्दाख में बच्चे नदी को पार करते हैं ट्रॉली का इस्तेमाल करके। ट्रॉली एक लकड़ी का झूला टाइप होता है और दोनों तरफ नदी के पेड़ों या फिर पत्थरों से एक रस्सी बंधी होती है, और जो ट्रॉली है उसी रस्सी पर खिसकती है। बच्चे इसी ट्रॉली का इस्तेमाल करके लद्दाख में स्कूल जाते हैं। केरल के कुछ भागों में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वल्लम का उपयोग करते हैं। अब वल्लम क्या है? वल्लम होती है लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि वल्लम जो है, वल्लम क्या है? वल्लम लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव है और केरल में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान से। राजस्थान में बच्चे ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं। किसका? ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं। राजस्थान जो इलाका है वो रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ ऊंट होते हैं, तो बच्चे ऊंट गाड़ी का प्रयोग करके स्कूल जाते हैं। बैलगाड़ी का प्रयोग मैदानी इलाकों में किया जाता है। और उत्तर की पहाड़ियों पर बच्चे फिसलन भरी बर्फ पर चलकर स्कूल जाते हैं। उत्तर की पहाड़ियों पर फिसलन भरी बर्फ पर चलकर स्कूल जाते हैं। असम में बारिश के कारण रस्सी और बांस से बने पुल को पार करके जाते हैं। लद्दाख में ट्रॉली के थ्रू जाते हैं। केरल में वल्लम का यूज़ करते हैं। राजस्थान में ऊंट गाड़ी का यूज़ करते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि कहाँ बच्चे क्या यूज़ करके स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है कान कान में। इसमें विभिन्न पशुओं और पक्षियों के कान के बारे में बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट है कि पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके सर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके होते हैं और इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। तो जो पक्षियों के कान हैं, आपने देखा होगा जिस तरह से गाय भैंस इनके कान हमें दिखाई देते हैं। क्या पक्षियों के क्या कान हमें दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। वो छेद की तरह होते हैं और ये ऊपर से पंखों से भी ढके होते हैं। छिपकली के भी छेद जैसे कान होते हैं और मगरमच्छ के भी। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं और वो बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते और वो अंडे देते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो पक्षियों के कान के बारे में आपको पता चल गया कि उनके सर के दोनों तरफ छोटे छेद की तरह उनके कान होते हैं और ऊपर से ये पंखों से ढके रहते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसे आया था। सीटेट फरवरी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें से पॉइंट्स हमें देखना है कि कौन से सही है। फर्स्ट पॉइंट है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। सेकंड पॉइंट है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते
वे अंडे देते हैं। थर्ड पॉइंट है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखकर आपको करना है, क्योंकि सारे पॉइंट्स आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे, कंफ्यूज करने वाले पॉइंट है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड, इसमें सही है। पॉइंट फर्स्ट और सेकंड अभी हमने डिस्कस करा है कि जिन जो जानवर होते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं। चैप्टर का नाम है नंदू हाथी। नंदू हाथी, इस चैप्टर में हाथी के बारे में बताया गया है कि हाथी जो है कितनी झाड़ियाँ खा लेते हैं, कितना वजन होता है, इस तरह के बातें इस चैप्टर में हाथियों के बारे में बताई हुई है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। एक जो बड़ा हाथी होता है वो एक दिन में 100 से भी ज़्यादा पत्ते, 100 किलो से भी ज़्यादा पत्ते झाड़ियाँ खा सकता है। यहाँ 100 किलो की जगह 1 क्विंटल भी लिखा, आपके एग्ज़ाम में एक बार आया था। और हाथी जो है बहुत कम आराम करना पसंद करते हैं। अगर हम ये पॉइंट ना पढ़ें तो हमें लगेगा कि हाथी इतना बड़ा जानवर होता है, वो तो बहुत आराम करता होगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। हाथी जो है केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। इनके कान पंखों जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी कान हिलाकर हवा करते हैं। आपने देखा होगा पानी और कीचड़ से हाथी खेलना बहुत पसंद करते हैं। कान भी इनके बड़े बड़े होते हैं। एक 3 महीने का जो हाथी का बच्चा होता है उसका वजन होता है लगभग 200 किलो। ये आपको याद रखना है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलो तक होता है, 2 क्विंटल तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक ही झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। मेल जो होते हैं, मेल हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। वयस्क होने पर वे झुंड को छोड़ देते हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि जो 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन होता है वो लगभग 200 किलोग्राम होता है। झुंड की जो नेता होती है वो होती है हथनी, सबसे बुजुर्ग हथनी। और नर जो होते हैं, वयस्क नर झुंड में नहीं रहते। ये 14 से 15 साल होने की आयु पर झुंड को छोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। सीटेट नवंबर 2014 में क्वेश्चन आया था हाथियों से। क्वेश्चन है कि हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। फर्स्ट पॉइंट है, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। सेकंड है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। थर्ड पॉइंट है, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते झाड़ियाँ खा सकता है। और फोर्थ है, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। तो इसमें आपको बताना है कौन सा पॉइंट इसमें से सही है। फर्स्ट है कि हाथी बहुत आराम करना पसंद करते हैं, नहीं, हाथी तो 2 से 4 घंटे ही सोता है। तो सेकंड है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 2 क्विंटल होता है, ये पॉइंट इसमें सही है, क्योंकि 200 किलोग्राम तक वजन होता है 3 महीने के हाथी के बच्चे का। थर्ड इसमें इसलिए गलत है कि 2 क्विंटल से अधिक पत्ते झाड़ी नहीं खा सकता, 1 क्विंटल से अधिक खा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट फरवरी 2014 में, वो है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। पॉइंट फर्स्ट है, हाथी गदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। सेकंड है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। थर्ड पॉइंट है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। और फोर्थ पॉइंट है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से पॉइंट इसमें से सही है। ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें हमें सही करने के लिए पूरा हमें जो हाथी वाला चैप्टर है उसे अगर हम पूरा एनसीईआरटी से कवर करेंगे तो ये हमारा एक भी पॉइंट गलत नहीं होगा। और एनसीईआरटी से ही मैंने सारे जो चैप्टर्स है इसमें कराए हुए हैं।
तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इसमें राइट है। सेकंड देखते हैं, सेकंड गलत क्यों हुआ। सेकंड में दिया कि हाथी 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं, और मैंने अभी आपको बताया है कि हाथी तो बहुत कम आराम करना पसंद करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, अमृता की कहानी। अमृता देवी बिश्नोई हैं, वो अमृता का बलिदान जुड़ा हुआ है खेजड़ी वृक्ष से। तो इसमें खेजड़ी वृक्ष के बारे में बताया हुआ है इस चैप्टर में। राजस्थान में एक गांव खेजड़ली है जिसमें बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ हैं। इस गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। तो राजस्थान जो है उसमें एक खेजड़ली गांव है, बहुत सारे खेजड़ी के वृक्ष है इस गांव में। और आपको बता दूं, राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो भी खेजड़ी ही है। इस गांव के जो लोग हैं, खेजड़ली गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। खेजड़ी क्या है? यह वृक्ष राजस्थान इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती और इसकी जो छाल है वो दवा के काम आती है। खेजड़ी वृक्ष जो है राजस्थान में बहुत ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि राजस्थान में पानी की बहुत कमी है और इस वृक्ष को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी है। इसकी जो फलियां होती हैं उनसे सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी छाल से दवा बनाने की, इसकी जो छाल है दवा बनाने के काम आती है। खेजड़ी की जो लकड़ी है उसमें कभी कीड़ा नहीं लगता और इसकी पेड़ की जो फलियां होती है वो सब्जी बनाने के काम आती है और ये सब्जी जो है इसकी राजस्थान में बहुत फेमस है। सांगरी शायद उसको बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर, पर सांगरी ही मुझे लगता है उस सब्जी को बोला जाता है, सांगरी की सब्जी। तो खेजड़ी जो है उसमें कीड़ा भी नहीं लगता, दवाई के काम भी उसकी छाल आती है, सब्जियां भी बनाई जाती है, उसके मल्टीपर्पज़ पेड़ है खेजड़ी। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट सितंबर 2014 में खेजड़ी के बारे में। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन चुनिए। पॉइंट 1 है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह छायादार वृक्ष है। इसकी छाया में बच्चे जो है वो खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से इसे पीते हैं। तो सही पॉइंट्स इसमें आपको बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड यही 3 पॉइंट सही है। जो खेजड़ी वृक्ष है ये अपने तने में पानी एकत्रित नहीं करता, इसे तो वैसे भी बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए ये फोर्थ पॉइंट इसमें गलत है। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अनीता की मधुमक्खियाँ। इसमें जो ये चैप्टर है इसमें मधुमक्खियों के बारे में बताया हुआ है। देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है बिहार से कि बिहार में मुजफ्फर ज़िले के बोचाहा गांव की अनीता कुशवाहा एक चमकता तारा है। उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी है जिन्हें स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि बोचाहा गांव जो है वो कहाँ है? वो है बिहार में। मधुमक्खी पालन के बारे में थोड़ा सा इसमें बताया हुआ है कि अक्टूबर से दिसंबर का जो समय होता है वो मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का यह सबसे अच्छा समय माना जाता है और ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि मधुमक्खी पालन का जो बेस्ट टाइम है वो कौन सा है? अक्टूबर से दिसंबर का, क्योंकि इस टाइम मधुमक्खियों के अंडे देने का टाइम होता है और ये बेस्ट टाइम होता है मधुमक्खी पालन शुरू करने का। नेक्स्ट पॉइंट है बोचाहा गांव में लीची के बहुत पेड़ है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं और यह फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। बोचाहा गांव में लीची के बहुत सारे पेड़ हैं। लीची के फूल का जो रस होता है वो मधुमक्खियां चूसती है जिससे शहद बनाती है फिर। तो ये जो लीची के फूल है ये मधुमक्खियों को लुभाते हैं। एक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है और कुछ मक्खियां भी होती है, ये दिन भर काम करती है। इनके काम कुछ इस प्रकार के होते हैं। जो एक छत्ता होता है मधुमक्खियों का उसमें रानी मक्खी होती है, कुछ सैनिक मक्खियां होती है, कुछ सहायक मक्खियां होती है जो दिन भर काम करती है। क्या क्या ये काम करती है?
ये छत्ते बनाती है, अपने बच्चों को पालती है, फूलों के रस को ढूंढने के लिए उनके आसपास मंडराती है, शहद बनाने के लिए फूलों का रस इकट्ठा करती है। जो ये सहायक मक्खियाँ, सैनिक मक्खियाँ होती है, ये इनके काम है। काम करने वाली मक्खी छत्ते के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर ये ना हो तो न तो छत्ता बन पाए और न ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाती है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। जो नर मक्खी होते हैं वो कुछ खास काम नहीं करते। जो काम करने वाली मक्खियाँ होती है, सारी जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। वो ही शहद को इकट्ठा करती है, वो ही छत्ता बनवाती है, सारा काम वो ही करती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, जिसे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। इस तरह से वे फूलों को ढूंढती है रस के लिए। काम करने वाली मक्खी जो होती है वो छत्ते के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये न हो तो न छत्ता बन पाए, न शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते के सारी जो मक्खियाँ हैं वो भूखी रह जाएगी। और नर मक्खी के बारे में मैंने आपको बताया है कि वो कुछ खास काम नहीं करते इसके लिए। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। बक्से में जो चीनी का घोल होता है उसे मिलाया जाता है और उसमें मक्खियाँ पाली जाती हैं। छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार किया जाता है। मधुमक्खियों की तरह ही चींटियां, दीमक, ततैयां भी समूह में रहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है कि इनमें से, इस तरह से क्वेश्चन बनता है, इनमें से कौन सा कीट ऐसा है जो समूह में रहता है। चींटियां भी समूह में रहती है, दीमक भी समूह में रहती है, ततैयां भी समूह में रहते हैं। तो जो ये मधुमक्खी के पॉइंट्स है, एक बार आप इनको रीड कर लीजिए। क्वेश्चन अगर आएगा पॉइंट्स में आएगा कि इनमें से कौन सा पॉइंट उनके मधुमक्खियों के विषय में सही है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लोगे। क्वेश्चन इस तरह से आपका सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है मधुमक्खियों के विषय में सही कथन चुनिए। फर्स्ट पॉइंट है मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। सेकंड है लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। थर्ड है मधुमक्खी पालन और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। फोर्थ पॉइंट है मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो इसमें से आपको सही पॉइंट चुनना है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट सही है। अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्यों गलत है। फर्स्ट पॉइंट में दिया है कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है जनवरी से मार्च, लेकिन अभी हमने डिस्कस किया है कि अक्टूबर से दिसंबर का सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है, क्योंकि ये टाइम होता है मधुमक्खियों के अंडे देने का। तो इसलिए ये पॉइंट गलत है। बाकी ये जो 3 पॉइंट है, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, ये सही है। उनके भंडारण के लिए बक्सों की भी आवश्यकता होती है, शहद के भंडारण के लिए, ये भी सही है। और मीठा घोल बनाने के लिए चीनी भी खरीदी जाती है, ये पॉइंट भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था ये भी सितंबर 2014 में आपसे पूछा गया था सीटेट में कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है। अभी हमने डिस्कस किया है, तो अक्टूबर से दिसंबर तक इसकी बेस्ट अवधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है सितंबर 2014 में ही पूछा गया था कि कौन सा कीट मधुमक्खियों की तरह कॉलोनी यानी कि समूह में नहीं रहता। इसमें आपके ऑप्शन है दीमक, मकड़ी, चींटी और ततैया। तो दीमक भी समूह में रहती है, चींटी भी समूह में रहती है और ततैया भी समूह में रहता है। तो मकड़ी आपने देखा होगा, मकड़ी जाला बनाती है और जाल में अकेली रहती है बीच में, तो मकड़ी इसका राइट ऑप्शन होगा। मकड़ी समूह में नहीं रहती। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है ओमना का सफ़र। इसमें फर्स्ट पॉइंट है गांधीधाम के बारे में। गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड। गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड ये कहाँ है? ये गुजरात में है और कोझिकोड केरल में है। ये आपको ये जो जगह दी हुई है ये भी आपको याद रखना है। बस आप वो ही जगह याद रखिए जो आपके एनसीईआरटी में दी गई है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा गया जगह से कि कोझिकोड कहाँ है, केरल में है, तो ये केवल एनसीईआरटी वाले ही पूछे जाएंगे। तो ये भी आपको पॉइंट्स याद रखने। एक क्वेश्चन आया था सीटेट जुलाई 2013 में
कि यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद यानी कि गुजरात जाते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचे जाने वाली कौन सी चीज़ बेचते मिलेंगे। ऑप्शन है ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, छोले भटूरे तथा लस्सी, इडली चटनी तथा वड़ा चटनी, पूरी साग तथा ठंडा दूध। तो इसमें आपको बताना है, ये जो क्वेश्चन है ये इसका जो पॉइंट है वो हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था कि अहमदाबाद में रेलवे स्टेशन पर ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल खूब बिकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। छोले भटूरे और लस्सी तो आपको सभी जगह मिल जाएगी, कोई एक खास ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर इसी जगह मिलती है। इडली चटनी और वड़ा चटनी ये ज़्यादातर आपको साउथ में मिलेगी। पूरी साग और ठंडा दूध ये जो पंजाब वाला इलाका है उस इलाके में मिलते हैं। तो इसका जो अहमदाबाद वाले का ऑप्शन है ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल अहमदाबाद में खाने को मिलते हैं, रेलवे स्टेशन पर खूब बेचे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गांधीधाम का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर हैदराबाद जाना चाहता है, उसके सफ़र की दिशाएं क्या होंगी। आपके ऑप्शंस है पहले पूर्व दिशा में फिर दक्षिण दिशा में, सेकंड है पहले पश्चिम दिशा में फिर दक्षिण दिशा में, थर्ड है पहले दक्षिण दिशा में फिर पश्चिम दिशा में, फोर्थ है पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। अब आप देखिए इस मैप में, देखिए आप गुजरात में गांधीधाम से पहले भोपाल जाएगा और फिर भोपाल से हैदराबाद। अब कोई व्यक्ति चला वहाँ से भोपाल गया, उसके बाद गया हैदराबाद, तो उसकी दिशा क्या हुई मैप में आप देख सकते हैं, पहले वह पूर्व दिशा में चला और फिर वह दक्षिण दिशा में चला। तो इसका आंसर क्या हुआ, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। यह आपका सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया था। मैप से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैप को भी हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में। नेक्स्ट चैप्टर है खिड़की से। इसमें पहला पॉइंट है मंडगांव। मंडगांव कहाँ है, मंडगांव है गोवा में, और गोवा से केरल जाते समय रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल आते हैं। गोवा से जब केरल जाते हैं तो रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चैप्टर है नानी के घर तक। इसमें सफ़र के बारे में बताया हुआ है कुछ। फर्स्ट पॉइंट है मलयालम भाषा में वलियम्मा को क्या बोला जाता है। मलयालम भाषा में वलियम्मा होती है माँ की बड़ी बहन को बोलते हैं, माँ की बड़ी बहन को बोलते हैं वलियम्मा। माँ की बड़ी बहन यानी कि मौसी को वलियम्मा बोला जाता है। और अमूमा बोला जाता है माँ की माँ यानी कि नानी को बोला जाता है अमूमा। कौन सी भाषा में, मलयालम भाषा में। अब एक पॉइंट है कोटायम कहाँ है। कोटायम केरल में है। अभी पीछे हमने पढ़ा कि कोझिकोड भी केरल में है। मलयालम भाषा में वलियम्मा बोला जाता है माँ की बड़ी बहन यानी कि मौसी को, और अमूमा बोला जाता है माँ की माँ यानी कि नानी को। फेरी क्या है, फेरी केरल में चलने वाली एक नाव है। फेरी क्या है, केरल में चलने वाली एक नाव है। वल्लभ भी केरल में ही चलती है, वो लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव होती है। रेलवे टाइम टेबल से हमें प्रत्येक रेल की जानकारी मिलती है, जैसे स्टेशन से संबंधित, ट्रेन किस स्टेशन पर है, किस समय पहुंचेगी, किस समय स्टेशन छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी, ये सब रेलवे जो टाइम टेबल है उससे हमें ये सभी जानकारी मिलती है। इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपको याद रखना है। फेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फेरी जो है वो केरल में चलने वाली एक नाव को कहते हैं, और वल्लभ भी केरल में ही चलती है। नेक्स्ट चैप्टर है हु तू। इसमें हमें बताया हुआ है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, जो एक वेटलिफ्टर है। इसमें कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो वेटलिफ्टर है, आंध्र प्रदेश की है। कर्णम मल्लेश्वरी के जो पापा है वो पुलिस में हवलदार है। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। कितना, 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है। आंध्र प्रदेश की है कर्णम मल्लेश्वरी। 12 साल से ही वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत से बाहर 29 मेडल जीते। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती है। कबड्डी के खेल में आंख, पैर, हाथ का जबरदस्त इस्तेमाल करना होता है।
कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में जो पॉइंट है कि कर्णम मल्लेश्वरी कौन है, एक वेट लिफ्टर है, आंध्र प्रदेश की है, ये याद रखना है। ये आपको इस तरह घुमा के दे सकता है कि कर्णम मल्लेश्वरी उड़ीसा की है या झारखंड की है, तो ये आंध्र प्रदेश की है। 12 साल की उम्र से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब तक ये 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है। 29 मेडल इन्होंने भारत से बाहर जीते हैं और इनकी 4 बहनें हैं। कर्णम मल्लेश्वरी से क्वेश्चन बना था 2016 में सीटेट में कि नीचे दिए गए कथनों में से विचार कीजिए जो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में है। ए पॉइंट दिया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर है। बी पॉइंट है वह कर्नाटक की है। सी पॉइंट है उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए, वह 130 किलोग्राम तक भार उठा सकती है। डी पॉइंट है जब वह 12 साल की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। इनमें से आपको राइट जो ऑप्शन है वो पॉइंट है जो वो आपको पिक करने हैं, कौन कौन से पॉइंट इसमें सही है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सी और डी इसमें से पॉइंट सही है। बी क्यों गलत है? बी में दिया है वो कर्नाटक की है, लेकिन अभी हमने पढ़ा है कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ आप कर्नाटक में कंफ्यूज हो सकते हो। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है फुलवारी। इसमें फूलों के बारे में बताया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है उत्तरांचल में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं और इसे बोला जाता है फूलों की घाटी। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। अब बात करते हैं मधुबनी चित्रकला की। मधुबनी जो चित्रकला है वो लोक चित्रकला का बहुत पुराना रूप है। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में चित्र बनाए जाते हैं। ये जो चित्र होते हैं ये पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। मधुबनी चित्रकला में प्रयोग किए जाने वाले जो रंग होते हैं वो भी खास तरीके से होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है और चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि जीव जंतु बनाए जाते हैं। मधुबनी के ऊपर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था मधुबनी चित्रकला पर, इनमें से सही कथन चुनिए। ए पॉइंट है इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बी पॉइंट है इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। सी पॉइंट है यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पर पड़ा। मधुबनी राजस्थान का एक अति प्रसिद्ध जिला है। तो इसमें से जो सही पॉइंट्स हैं इनमें से वो कौन कौन से हैं? वो है ए, बी और सी। डी पॉइंट गलत क्यों है? क्योंकि डी पॉइंट में दिया है मधुबनी राजस्थान का एक प्रसिद्ध जिला है, लेकिन हमने अभी पढ़ा है मधुबनी राजस्थान में नहीं, बिहार का जिला है। बाकी के 3 पॉइंट सही है। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे दैनिक जीवन में फूलों के इस्तेमाल, हम क्या क्या इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में फूलों से करते हैं? मधुबनी जो चित्रकला है उसमें भी फूलों को पीसकर रंग बनाए जाते हैं। फूलों को खाया भी जाता है, इनसे सब्जियां भी बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है और केरल में केले के फूलों की सब्जी बनती है। जो फूल है हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। मधुबनी जो पेंटिंग है उसमें भी फूल का यूज़ करके रंग बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के जो फूल होते हैं उनसे सब्जी बनाई जाती है। केरल में केले के फूल की सब्जी बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकोड़े बनाए जाते हैं। गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वो इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो इत्र के लिए मशहूर है, तो कौन सा है? कन्नौज जिला।
नेक्स्ट पॉइंट है पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में जो कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है पराग। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकोड़े बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनती है। केरल में केले के फूलों की गुलदावरी और जीनिया से रंग बनाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। पंखुड़ियों के अंदर जो पाउडर जैसी रचना होती है उसे पराग बोला जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको फूलों से याद रखने हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है कैसे कैसे बदले घर। इसमें एक पॉइंट है डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान कहाँ है? यह है पाकिस्तान में। गांव में फर्श की लिपाई गाय के गोबर और मिट्टी के मिश्रण से की जाती है। इससे कीड़ा नहीं लगता। नीम और कीकर की लकड़ियां दीमक से लकड़ी को नुकसान पहुंचाने से रोकती है। तो जो गांव में लिपाई की जाती है गोबर की से और मिट्टी से, उससे कीड़ा नहीं लगता, साफ सफाई रहती है। नीम और कीकर की भी ऐसी लकड़ियां हैं जिनसे कीड़ा नहीं लगता और ये दीमक से भी बचाती है। तो यहाँ आपके ये पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। बाकी के बचे हुए चैप्टर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद हम पेडागोजी के जो क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीट होते हैं उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर बार प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस को बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेंगे। तो आपके लिए ये पूरा ईवीएस का तैयार हो जाएगा पोर्शन। उसके बाद हम दूसरे जो पोर्शन हैं जैसे मैथ्स का, इंग्लिश, हिंदी, ये सभी पोर्शन भी धीरे धीरे कवर कर लेंगे आपके एग्ज़ाम तक। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।